शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। नमस्कार भारत की एजुकेशनल सीरीज़ में। एजुकेशनल सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कोर्स फाइन आर्ट्स, BCA, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड BBA। तो आज हम इस एपिसोड को लेकर आए हैं आपके लिए कोर्स बायोटेक की वह तमाम जानकारी जो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने में आपकी मदद करेगी। देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि बायोटेक क्या है और साथ ही माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी आप हमें कुछ बताइए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दर्शकों के हमारे पास ईमेल्स और मैसेजेस के थ्रू हमें पता चला है कि वो बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी को जैव प्रौद्योगिकी और माइक्रोबायोलॉजी को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी इज ए फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम बायोलॉजी के फील्ड में ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम सभी प्लांट, एनिमल और डिफरेंट सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि जो माइक्रोबायोलॉजी है ये स्पेसिफिकली माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें हम जनरली एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। बायोटेक्नोलॉजी एक वाइड ब्रांच है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी एक स्पेसिफिक ब्रांच है। बायोटेक UG कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जनरली बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपका जो 12th है वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास होने चाहिए। उसके लिए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में स्पेसिफिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विद मैथमेटिक्स भी अगर आप हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में स्पेसिफिकली आपके पास मैथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ है तो आप केवल बायोटेक्नोलॉजी में ही एडमिशन ले सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में नहीं। बायोटेक में एडमिशन लेने के लिए मास्टर्स में क्या वो जो बैचलर कोर्स है वो बायोटेक ही होना ज़रूरी है या कोई भी उसको कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका UG उसी कंसर्न सब्जेक्ट से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपल BSc करते हैं यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से करते हैं तब भी आप MSc बायोटेक्नोलॉजी या MSc माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने UG BSc बायोटेक्नोलॉजी से किया है और आप चाहते हैं कि मैं MSc बायोटेक्नोलॉजी में करूँ तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि BSc माइक्रोबायोलॉजी वाला स्टूडेंट MSc बायोटेक कर सकता है और BSc बायोटेक्नोलॉजी वाला स्टूडेंट MSc बायोटेक कर सकता है। और अगर आप सिंपल BSc हैं CBZ से तो भी आप MSc बायोटेक्नोलॉजी या MSc माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। सर, बायोटेक में करियर स्कोप क्या है? एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। अभी आपने पेंडेमिक के दौरान देखा पूरे वर्ल्ड की निगाहें बायोटेक्नोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के ऊपर टिकी थी। पूरे पेंडेमिक में एक ही उम्मीद की किरण थी, वो थी वैक्सीन, कि वैक्सीन कैसे डेवलप की जाए। और ये सिद्ध किया हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वैक्सीन बनाकर। कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई, जो सिद्ध किया और बनाई किसके द्वारा गई? बायोटेक्नोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी में हायर एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं। MSc के बाद आप CSIR नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ICMR एक और संस्था है जो नेट कराती है। इसके अलावा DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी एक इंस्टीट्यूशन है जो आपका नेट कराता है स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा आप एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं जितने भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो इनका सीवेज होता है, जब ये दवाई बनाते हैं तो जो सीवेज प्रोड्यूस होता है तो डायरेक्ट उसको नदियों में डाल देते हैं, जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित होती है। और हमारी जो सरकार है वो इसके लिए काफ़ी चिंतित है। तो इसीलिए एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी आप इसमें एक पेपर पढ़ते हैं जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो इफ्लुएंट होता है, जो सीवेज वाटर होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, ठीक है, या किसी भी इंडस्ट्री का, या बायोमेडिकल वेस्ट होता है, तो उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। तो इसकी मॉनिटरिंग भी हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। वो सीवेज की BOD, COD, TDS,
पीएच वगैरह पैरामीटर मेजर करते हैं और उसके बाद ही उसको डिस्पोज किया जाता है। इसीलिए हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इसके अलावा एज ए जेनेटिस्ट भी आप काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेल्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा बहुत डिफरेंट फंडेड प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ पर भी आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो इसकी सब ब्रांच है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप डिफरेंट टूल्स के माध्यम से बायोलॉजिकल डेटा को आसानी से हॉस्पिटल्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एज ए जेनेटिक इंजीनियर भी आप डिफरेंट फील्ड में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, तो उनको हम कैसे क्योर करें, वो जेनेटिक डिजीज़ माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं और हमें किसी डिजीज़ का पता चलता है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग उस जीन को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, जिस वजह से वो जीन या उससे बनने वाली प्रोटीन नेक्स्ट प्रोजेनी में या नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती और वो बच्चा जीवन पर्यंत जो है ठीक रहता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में भी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट। इसके अलावा एक और क्षेत्र है फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो आप देखते हैं जितने भी हमारे फूड और डेयरी से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो आपके चिप्स से लेकर बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी हमारे फूड और डेयरी के प्रोडक्ट हैं, इनकी क्या प्रिजर्वेशन इनका कैसे होता है, माइक्रोब्स के द्वारा कब तक ये कैसे इन्फेक्ट होते हैं, कैसे इनको बचाया जा सकता है, तो ये सभी हमारा फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इसके अलावा एक और फील्ड है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम अपने खेतों की या अपनी सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कैसे बना सकते हैं, क्या ऐसे सीड बनाए जाते हैं, और ये सिद्ध किया है हमारे साइंटिस्टों ने कि सीड टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे सीड बनाए जाते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिनके ऊपर पेस्ट रेजिस्टेंस कम होता है और लॉजिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी बहुत कारगर साबित हुई हैं। सर, इस कोर्स को करने के लिए फीस एस्टिमेशन क्या है? वैसे तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो अपने अकॉर्डिंग और बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपनी फ़ीस को फाइनलाइज करते हैं, लेकिन जैसा ये हमारा मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है और हमारा कॉलेज है, इसमें हम जनरली 35,000 to 40,000 फीस पीजी के लिए रखे हुए हैं, जबकि 22,000 से लेकर 25,000 हम लोगों ने यूजी के लिए फ़ीस रखी है। और इस बार से ही हमारे यहाँ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स कोर्स भी शुरुआत हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या डिफरेंस है बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स या माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में। तो दोनों जो कोर्सेज हैं ये लगभग सेम हैं, स्पेसिफिकली 2 पेपर एक्स्ट्रा हैं बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में। ये आपके 3rd ईयर में है, तो अगर बच्चा इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करता है तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिलती है, और अगर वो उनको क्वालिफाई नहीं करता तो उसको सिंपल बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री मिलती है। सर, बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी है और प्लेसमेंट कैसी है? हाँ, अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो अभी वैसे मैंने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी एक वाइड कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिक बात है वो ये है कि यहाँ पर हम प्लांट के ऊपर भी काम करते हैं, जबकि माइक्रोबायोलॉजी में हम जनरली प्लांट के ऊपर काम नहीं करते। ऐसे ही एनिमल के ऊपर भी हम काम करते हैं, यानी कि बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। तो इसके अंदर प्लांट, साथ में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एक कोर्स होता है जिसमें हम एनिमल के जीनोम के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है वो सिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कैसे हम प्लांट के डिफरेंट ट्रेट्स को और मॉडिफाई करके बेटर बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक क्षेत्र होता है जिसमें जो डीएनए है उसके साथ वो उसको मॉडिफाई करके रिकॉम्बिनेंट बनाया जाता है और डिजायर्ड जीन के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग एग्रीकल्चर और जो अपनी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया यूज़ किए जा सकते हैं, उन सभी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साथ में हम लोग प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे फलों को, हमारे प्लांट्स को, हमारी पत्तियों को, हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन करते हैं अपनी डिजीज़ का, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे हम उनका प्रिकॉशंस कर सकते हैं, ये सभी हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं।
इसके अलावा फूड एंड डेयरी में मैंने अभी बताया कि हमारे जितने भी फूड हैं उसमें उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब उसमें किया जाता है, क्या उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, तो ये सब भी हमारा फूड एंड डेयरी कोर्स में होता है। इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग बायोलॉजिकल डेटा का यूज़ करते हैं और कंप्यूटर की हेल्प से उस बायोलॉजिकल डेटा को जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इजीली सोल्व किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल लैब जो होती हैं उसमें एज ए लैब टेक्नीशियन भी अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज के। सर, बायोटेक कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स की किन किन स्किल्स पर फोकस किया जाता है आपके अकॉर्डिंग? जैसे कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वो बायोटेक कर सकता है? मैं ये बताना चाहता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी आप सीखते हैं कल वो आप फील्ड में उन चुनौतियों को फेस करते हैं। अभी पेंडेमिक में भी हमने देखा कि कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए खास बात यह है कि बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल हैंड उसका अच्छा होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, हमारे श्री राम कॉलेज में जितने भी कोर्सेज़ हैं केवल बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको 45% मिनिमम मार्क्स विदाउट प्रैक्टिकल थ्योरी में लाने होते हैं। बाकी और किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको इंटरनल मार्क्स की सपोर्ट मिलती है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में आपको मिनिमम 45% एग्रीगेट पूरा करना होता है, अन्यथा आप फेल हो जाते हैं। तो ये इसमें खास बात है जो डिफरेंस है और कोर्सेज के अलावा। सर, आप भी टीचर हैं तो आपके पास इसके लिए कितनी लैब हैं और किस किस सब्जेक्ट के आप प्रैक्टिकल्स कराते हैं? जी, हमारे यहाँ बायोसाइंस विभाग में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग लैब हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान के लिए हमारे पास बॉटनी लैब है, जिसमें हम प्लांट से रिलेटेड जितने भी हमारे सेक्शन कटिंग होते हैं, कैसे टिश्यू की स्टडी की जाती है, स्पेसिफिकली हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो हम प्लांट टिश्यू की सेक्शन कटिंग, स्टेनिंग और उनकी स्टडी बच्चों से कराते हैं। इसके अलावा स्लाइड कैसे बनाई जाती हैं वो स्लाइड बनाना हम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे सेक्शन कटिंग करते हैं, उसके बाद स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी से जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग म्यूजियम स्पेसिमेन, जिसमें हम अलग अलग प्लांट्स के बारे में बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। वो आपके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से संबंधित पौधे हो सकते हैं। तो बच्चे उनका डायग्राम बनाते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स जो फीचर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ये करते हैं। आपने देखा होगा हमारे कैंपस में बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो हमारे बायोसाइंस के बच्चों ने उनके आइडेंटिफिकेशन में भी मेन रोल निभाया है। ऐसे ही दूसरी लैब हमारे यहाँ जूलॉजी की है, जिसमें हम जनरली एनिमल से रिलेटेड बात करते हैं। तो जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, जितने भी हमारे डिफरेंट फाइलम हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसके अलावा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, तो जितने भी नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी बच्चों को कराई जाती है। कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे किसी भी फाइलम के स्पेसिफिक जो करैक्टर्स होते हैं बच्चे उनको पहचानते हैं, अपनी शीट में उनका डायग्राम बनाते हैं। अब सेक्शन कटिंग हमारे यहाँ बंद हो गया है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने इथिकली क्लोज कर दिया है। अब आप किसी एनिमल को लैब में डाइसेक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारे यहाँ बंद है। इसके अलावा हम लोग म्यूजियम स्पेसिमेन और सेक्शन कटिंग जो स्लाइड्स होती हैं उनका आइडेंटिफिकेशन अपनी जूलॉजी लैब में कराते हैं। जो थर्ड लैब है हमारी वो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लैब है, जिसमें हमारे पास वेल इक्विप्ड एपरेटस हैं। जैसे हमारे पास LAF लेमिनार एयर फ्लो एपरेटस है। इसके अलावा हमारे पास ऑटोक्लेव, इसके बाद हमारे पास रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, मिनी सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव ओवन, pH मीटर, ट्रांस इल्यूमिनेटर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आदि ऑपरेटर्स हैं, जिनका यूज़ और जिनको कैसे ऑपरेट किया जाता है हमारे जो शिक्षित टीचर्स हैं वो बच्चों को खूब अच्छे से इनको ऑपरेट करना सिखाते हैं, ताकि फ्यूचर में वो आसानी से इनको ऑपरेट करके चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एक टिश्यू कल्चर लैब भी है, जिसमें हम बच्चों को टिश्यू कल्चर से संबंधित जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कराते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc माइक्रोबायोलॉजी में यूनिवर्सिटी के द्वारा 4th सेम में
एक प्रोजेक्ट कराया जाता है, उसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, 400 मार्क्स का केवल एक प्रोजेक्ट होता है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट हमारे यहीं पर ही, हमारी लैब्स में ही वो प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी कंफ्यूजन का कंक्लूजन मिल गया होगा। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारी इस एजुकेशनल सीरीज में, और नेक्स्ट वीडियो आप किस कोर्स पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।